हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12+। जेड व्यास यूनिवर्सिटी के जो बीएससी बीएड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए, जिसमें हम आपके लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज लेके आए थे, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में डिस्कस कर दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है जो आपका सॉलिड स्टेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि पहले भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी जो पीडीएफ है, जो यूनिट वाइज है, उनकी हमने ऐप पे अपलोड कर रखी है। तो आप ऐप पे जाके वो देख सकते हो। लेकिन उसमें भी क्या है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें से भी जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका कलेक्शन हम इस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर के अंदर लेके आए। तो ये आपका जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्जाम के पेपर के अकॉर्डिंग ही पूरा बनाया गया है। तो जैसे आपका ए पार्ट आता है, बी पार्ट आता है, सी पार्ट आता है, उसी प्रकार से हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो ए पार्ट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, बी पार्ट में प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन है और उनमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना होता है। और जो आपका सी पार्ट होता है उसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 500 में से प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन होता है और उन क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। कोई भी यूनिट से आप कर सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये तो आपका जो आपके पेपर का पैटर्न है उसके बारे में हो गया। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो हम करवा रहे हैं वो उसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी मैं बता दूं आपको 90% है, यानी कि 90% चांस है कि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कुछ तो एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की आज हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम ए पार्ट्स के कुछ क्वेश्चन है उनकी सॉल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल गणीय संरचना में संकुलन गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। हमें पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है किसी सिंपल क्यूब के अंदर। अब देखिए पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी हमारा एक कोई भी क्रिस्टल होता है, ठीक है। उस क्रिस्टल के अंदर जैसे मैंने सिंपल क्यूब ले लिया, तो अब सिंपल क्यूब के अंदर क्या होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है उनका वॉल्यूम और उस पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए किसी यूनिट सेल के अंदर जो एक एटम जो एटम्स होते हैं उनका वॉल्यूम कितना है और जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, इसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोला जाता है। अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना किसके अंदर है, सिंपल क्यूब के अंदर। देखिए सिंपल क्यूब क्या होता है कि सिंपल क्यूब ऐसा जो हमारा यूनिट सेल होता है जिसमें जो सारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उस सिंपल क्यूब के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल क्यूब का स्ट्रक्चर बताऊं तो किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से हमारी क्या होती है, यूनिट सेल्स होती है। और इस यूनिट सेल में इसमें जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूब में वो सारे एटम्स क्या होते हैं, इसके यूनिट सेल के कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पैकिंग फ्रैक्शन ज्ञात करना है। तो हमें एटम का यूनिट सेल के अंदर जो जितने एटम्स होते हैं उसके एटम्स का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टोटल इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसकी मैं साइड को ए मान लेता हूँ, तो इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब के इक्वल होता है। तो ये तो टोटल वॉल्यूम किसका आ गया, यूनिट सेल का आ गया, ठीक है। तो ये यूनिट सेल का हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ओके। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस यूनिट सेल में एटम कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में एटम कितने प्रेजेंट हो गए, जैसे मैंने बताया कि कोई भी क्रिस्टल्स होता है, ठीक है। तो वो क्रिस्टल्स क्या होता है, बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें जो सारे भी एटम्स है, ठीक है, वो क्या होते हैं, इसके कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से टच में होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले से टच में नहीं है, ओके, इस प्रकार से टच में होते हैं। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भाई 8 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8 एटम्स नहीं होते। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये यूनिट सेल है, ये क्या होता है कि आगे बहुत सारे क्रिस्टल में यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है। इसके पास में भी एक हमारे पास क्या होगा, एक यूनिट सेल होगी, ऊपर भी यूनिट सेल होगी, साइड में भी यूनिट सेल होगी। तो ये जो हमारा एटम्स होता है ये 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है। तो इसके अंदर इस एटम्स का भाग कितना प्रेजेंट होगा, 8 8 से जुड़ा हुआ है तो 1/8 होगा। तो किसी भी एक एटम का इस यूनिट सेल के अंदर है जो भाग कितना है, 1/8। और मेरे पास कितने, 8 एटम्स है, तो मैं इस 8 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, तो टोटल एटम्स इन सिंपल क्यूब ओनली 1, ठीक है। तो किसी भी सिंपल क्यूब के अंदर टोटल जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, ओनली कितने, 1 होते हैं, ओके। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 1 आ गए। अब देखिए मैंने इसकी साइड को कितना कंसीडर कर दिया, ए कंसीडर कर दिया, ओके।
अब क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि इसमें जैसे देखिए ये पूरी मेरे पास ए है, ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ए, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई इस एटम की, वो कितनी आ गई ए आ गई, ठीक है, और इसकी भी कितनी आ गई ए आ गई, नहीं a/2 आ गई, इसकी भी a/2 तभी तो जाके ए बनेगा, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारे पास a/2 आ गई। अब देखिए ये एटम क्या होता है, एटम एक स्फेरिकल होता है, ठीक है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। अब देखिए 4/3, अब आर क्या है, रेडियस कितनी है a/2 है, ओके, तो ये हो जाएगी a/2 का क्यूब, ओके। अब a/2 का हम क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास आ गया यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, यूनिट सेल के किसी एक एटम्स का वॉल्यूम आ गया, और ये आ गया पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम, ओके। हमें क्या याद करना है, पैकिंग फ्रैक्शन याद करना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन हम किस प्रकार से याद करेंगे, देखिए कि नंबर ऑफ एटम्स का वॉल्यूम कितना है, पाई a/8, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 8 आ जाएगा, और टोटल वॉल्यूम है वो कितना है a³ है, तो इस a³ से a³ कैंसिल आउट, इस 4 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन मेरे पास कितना आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, संकुलन गुणांक कितना आ गया π/6 आ जाएगा। अब π/6 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0.52 के इक्वल होती है, तो इसके पास पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि परसेंटेज में होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज आ जाएगा, ओके, तो ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, संकुलन गुणांक कितना आ गया मेरे पास 52% आ गया। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा सिंपल क्यूब होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है 52% है, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल वॉल्यूम होता है जो हमारा सिंपल क्यूब का, उसमें से 52% है वो एटम के द्वारा घेरा जाता है और बाकी क्या होता है खाली होता है, ओके। तो ये तो हो गया पैकिंग फ्रैक्शन संकुलन गुणांक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमें अभाज्य कोष्टिका और एकक कोष्टिका में अंतर बताना है, यानी कि परमिटिव सेल और यूनिट सेल में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए यूनिट सेल क्या होती है और प्रिमिटिव सेल क्या होती है, देखिए कोई भी क्रिस्टल्स होता है वो क्या होता है कि यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिट सेल्स क्या होगी कि किसी भी क्रिस्टल्स की छोटी से छोटी जो हमारी यूनिट्स होती है जिसकी रिपीटेशन से क्या होता है हमारा क्रिस्टल्स बनता है, उसे बोला जाता है यूनिट सेल्स, ठीक है। तो जैसे देखिए ये हमारे पास क्रिस्टल्स है पूरा, ठीक है, ये क्या है हमारा क्रिस्टल लैटिस है, तो इसमें जो ये जो डार्क भाग दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये हमारी क्या है एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इसके बार बार रिपीटेशन से ये एक यूनिट सेल है, फिर ये दूसरी यूनिट सेल है, ये तीसरी यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल की रिपीटेशन से हमारा क्या बनता है क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल की रिपीटेशन से क्या बनता है क्रिस्टल सेल्स बनता है। तो अगर आपको यूनिट सेल्स के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि किसी क्रिस्टल की वो छोटी से छोटी यूनिट्स जिसकी रिपीटेशन से क्या हो क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे बोला जाता है यूनिट सेल। जैसे भी मैंने ये डायग्राम बना रखा है तो इसे बोला जाता है यूनिट सेल। तो ये हमारी क्या है यूनिट सेल। तो इसको मैं भाग को अगर अलग कर दूं तो ये हमारा क्या कहलाता है यूनिट सेल कहलाता है। अब दूसरा क्या है कि दूसरा पूछा है कि हमें डिफरेंस बताना है परमिटिव सेल। अब देखिए परमिटिव सेल होता क्या है, देखिए ये परमिटिव सेल्स होता है वो एक यूनिट सेल का ही पार्ट होता है, यानी कि ये भी क्या है एक क्रिस्टल की छोटी से छोटी इकाई है जिसके रिपीटेशन से क्या होता है क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ये एक यूनिट सेल का भी पार्ट है, ठीक है। तो यूनिट सेल में जो अब देखिए जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अगर एटम्स अगर कॉर्नर में प्रेजेंट हो, ठीक है, सारे के सारे एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं परमिटिव सेल बोला जाता है। जैसे देखिए कि मेरे पास अगर कोई क्रिस्टल है यूनिट सेल है, अगर इस यूनिट सेल के सारे एटम्स क्या हो इसके कॉर्नर में प्रेजेंट हो, ठीक है, इसके क्या हो कॉर्नर में प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार की यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं परमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। यानी कि कोई भी एटम्स होते हैं जैसे एफसीसी होती है बीसीसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होता है एफसीसी में इनके जो फेस होते हैं, ठीक है, यूनिट सेल के उस पर प्रेजेंट होते हैं, और बीसीसी में क्या होता है एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है एटम्स। लेकिन एससीसी होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तो उन ऐसी क्या है एक हमारी परमिटिव सेल्स है, ठीक है। तो परमिटिव सेल्स की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बतानी है कि ऐसी यूनिट सेल्स जिसमें क्या हो कि सारे के सारे एटम्स है वो क्या हो कॉर्नर में प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे परमिटिव सेल्स बोला जाता है। और नॉन परमिटिव सेल्स क्या होगी वो यूनिट सेल्स जिसमें क्या होते हैं कि सारे जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पे और बॉडी के क्या हो सेंटर में प्रेजेंट हो, तो उसको बोला जाता है नॉन परमिटिव सेल्स, ठीक है। तो यूनिट सेल्स होती है वो एक परमिटिव सेल्स का ही पार्ट होती है, यूनिट सेल्स परमिटिव सेल्स होती है जो क्या यूनिट सेल्स का ही पार्ट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसके एग्जांपल देना चाहे तो क्या हो जाएंगे, जैसे हमारे यूनिट सेल के एग्जांपल है जैसे बीसीसी है, ठीक है, यूनिट सेल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल में जो
SCCA, ठीक है, BCCA, FCCA, ये सारे क्या है, यूनिट सेल के। अगर मैं परमिटिव सेल की एग्जांपल दें तो क्या हो जाएगा, तो परमिटिव सेल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे SCC क्या है, परमिटिव सेल का उदाहरण है, क्योंकि एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सारे एटम्स क्या होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई परमिटिव सेल और जो हमारी जो यूनिट सेल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बताना है कि यूनिट सेल्स क्या होती है कि क्रिस्टल में छोटी से छोटी वही कही जिसकी क्या हो, रिपीटेशन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता हो। अगर आपको पूछा जाए, फिर आपको पूछा जाए कि अगर हमें परमिटिव सेल्स क्या होती है, तो परमिटिव सेल्स क्या होती है कि ये एक यूनिट सेल्स का ही पार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉडी के सेंटर या फिर बॉडी के फेस पे कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परमिटिव सेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको अगर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोसों के लिए सत्संजक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो कोहेसिव एनर्जी क्या होती है, ठीक है, कोहेसिव एनर्जी होती क्या है। देखिए कोहेसिव एनर्जी होती है कि कोई भी ठोस पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उस ठोस पदार्थ को उन स्वतंत्र परमाणुओं में अलग अलग तोड़ने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जितनी हम बाहर से एनर्जी देंगे उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, कोहेसिव एनर्जी बोला जाता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि NaCl है, NaCl का कोई एक क्रिस्टल है, तो उसको तोड़ने के लिए उसके Na और Cl से बना हुआ होता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन से परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इनको NaCl को उस Na और Cl में तोड़ने के लिए जितनी हम बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो हमारा NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, उसको Na और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए जितनी हम बाहर से एनर्जी देंगे उस एनर्जी को बोला जाता है कोहेसिव एनर्जी, ठीक है। तो कोहेसिव एनर्जी क्या होती है कि किसी ठोस पदार्थ को उसके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जितनी हम एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि फोनोन क्या होते हैं, व्हाट इज ए फोनोन, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो पढ़ा होगा आपने कि जब कोई भी चार्ज है, ठीक है, हमारे पास आवेश है, वो जब त्वरित गति करता है, यानी कि एक्सेलरेशन मोशन करता है, ठीक है, कोई भी चार्ज है वो हमारे पास एक्सेलरेशन मोशन करता है, आवेश है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, ठीक है, क्वांटाइजेशन होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स होती है उसकी एनर्जी, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो हमारी मिनिमम एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा एनर्जी बोला जाता है। और उस क्वांटा एनर्जी को हम क्या बोलते थे, फोटॉन्स बोला जाता है, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोला जाता था, फोटॉन्स बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो हमारा होता है उसके अंदर बात करें, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E h ओमेगा के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में। जब हम सॉलिड स्टेट में आते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेटिस का वाइब्रेशन होता है, ठीक है। जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके लेटिस का क्या होता है, लेटिस का वाइब्रेशन होता है। अब जैसे लेटिस अगर वाइब्रेशन कर रहे हैं तो इसके कारण क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो उस इसकी भी क्या होगी, कुछ एनर्जी होती है। और ये जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है। जिस प्रकार हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, लेटिस वाइब्रेशन में क्या होता है, एनर्जी होती है, और एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स होती है, ठीक है। और जो इस लेटिस वाइब्रेशन की जो मिनिमम एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोला जाता है क्वांटा एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, क्वांटा एनर्जी बोला जाता है। और उस क्वांटा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोला जाता है, ठीक है। उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, फोनोन बोला जाता है। और इस फोनोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, E = h ठीक है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो हमारे फोटॉन्स होते हैं उसी प्रकार से सॉलिड स्टेट में जो वाइब्रेशन होता है लेटिस का, उसके अंदर जो एनर्जी होती है, जो मिनिमम एनर्जी होती है जिसे क्वांटा एनर्जी बोला जाता है, उस क्वांटा एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोनोन बोला जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फोटोन का यूज होता है उसी प्रकार से जो लेटिस वाइब्रेशन में हमारा क्या होता है, फोनोन का यूज होता है। और इसकी भी एनर्जी कितनी होती है, E = h के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ए हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मैं क्या कर देता हूँ, एक कंडक्शन स्लैब लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक कोई कंडक्शन स्लैब है, ठीक है।
मेरे पास क्या है, ये कोई कंडक्शन स्लैब है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास क्या है, एक कंडक्शन स्लैब है, ठीक है। ठीक है, मेरे पास कंडक्शन स्लैब है। इस पे मैं क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैंने क्या कर दिया, जो हमारी कंडक्शन स्लैब है इसको मैंने क्या कर दिया, किसी एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये हमने बैटरी लगा दी, बैटरी के कारण क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये कंडक्शन प्लेट है, तो इसमें क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जिस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत दिशा में क्या करते हैं, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज पार्टिकल्स हैं सारे हमारे, जो क्या करते हैं कि जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी विपरीत दिशा में मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसके जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम क्या कर दें, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में अप्लाई किया, और जो हमारी विद्युत धारा है वो किस डायरेक्शन में हो रही थी, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, ठीक है, जैसे हम लॉरेंस जैसे हम क्या कर सकते हैं इसको, ये हमारा जो है इस पर क्या आ जाता है, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इस पर हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पर क्या आ जाता है, इस सरफेस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस के कारण यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की और एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, हॉल फील्ड बोला जाता है, और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोला जाता है, हॉल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं बता दूं आपको कि किसी कंडक्शन स्लैब में जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसके हम अगर उस कंडक्शन प्लेट के परपेंडिकुलर हम क्या कर देते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक जो करंट है उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, उस फील्ड को हम हॉल फील्ड बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बोला जाता है हॉल इफेक्ट, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट आपके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0 केल्विन ताप पर निम्न के लिए फर्मी फलन का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अंदर हमें फर्मी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए फर्मी फंक्शन होता क्या है, देखिए फर्मी फंक्शन क्या होता है कि कोई भी हमारा एनर्जी लेवल से, ठीक है, तो उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी जो वैल्यू है वो कौन, उसकी जो मान है वो कौन बताएगा, हमारा फर्मी फंक्शन बताएगा। किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, फर्मी फंक्शन का यूज़ करना है। इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एफ ई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है फर्मी फंक्शन की, वो होती है 1/e की पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1/e की पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारा होता है फर्मी फंक्शन। अब देखिए दो कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अंदर हमारी फर्मी फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है जब हमारे फर्मी फंक्शन में जो एनर्जी की वैल्यू है वो अगर फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो, ये अब क्या है, फर्मी एनर्जी है, तो अगर फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो तो उसके लिए हमारा फर्मी फंक्शन इस एफ ई की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए एक सीधी सिंपल सी बात है, अगर ई एफ से ज़्यादा है, ठीक है, इस ई की वैल्यू इस ई एफ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी ई माइनस ई एफ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इस ई की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस ऊपर वाले की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से देखिए फर्मी फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ई की पावर ये आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा कितना कहाँ पे गया है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे पूछा गया, तो यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है, 0 है। तो टेम्परेचर अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या रख सकता हूँ, 0 रख दिया प्लस 1, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ई माइनस ई एफ की, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसके अंदर अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगी, इन्फिनिटी से जाएगी। तो ये वैल्यू किसका क्या आ जाएगी, ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। अब देखिए ई की पावर इन्फिनिटी मतलब ये क्या है, एक बहुत ही बड़ी राशि है,
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें अगर हम 1 ऐड करें या नहीं करें उससे कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, e की पावर इन्फिनिटी। अब देखिए ये 1 तो क्या है, बहुत ही छोटा है, और e की पावर इन्फिनिटी ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी राशि है। अगर एक छोटी सी राशि के अंदर बहुत बड़ी राशि का अगर आप डिवाइड करोगे तो वहाँ क्या आएगी, उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर हम बात करें कि जो कंडीशन दे रखी है, अगर एनर्जी की वैल्यू हमारी हमारी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है तो उसके लिए जो फर्मी एनर्जी है, फर्मी फंक्शन है, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो उस एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखिए सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस है अगर हमारा ये ज़्यादा है, यानी कि फर्मी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। इस एनर्जी से अगर हमारी फर्मी एनर्जी ज़्यादा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्मी फंक्शन ज्ञात करना है। अब देखिए ई माइनस ई एफ, देखिए अब यहाँ पे जो हमारा ई एफ है वो क्या है, इस ई से ज़्यादा है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब है कि जो हमारा फर्मी फंक्शन है 1/e की पावर माइनस नेगेटिव। ठीक है। अपॉन, अब जैसे हमें बात कहाँ पे करनी है, 0 केल्विन पे करनी है, तो 0 केल्विन पे बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास। तो ये 0 आई +1। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम किसी नेगेटिव में 0 का भाग देंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/e की पावर माइनस इन्फिनिटी +1 आ गया। ओके। अब देखिए मैं e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1/e की पावर इन्फिनिटी +1। अब देखिए किसी 1 के अंदर इन्फिनिटी का भाग देते हैं, जैसे हमने यहाँ दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी मेरे पास, 0 आएगी। तो मेरे पास फर्मी फंक्शन क्या आ गया, 1 + 0 + 1 यानी कि 1। तो इसके लिए क्या है, जो फर्मी फंक्शन है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, कम्प्लीटली फिल्ड होगा। ओके। तो ये तो हो गई हमारी फर्मी फंक्शन की वैल्यू किस स्पेशल केस के लिए। ठीक है, फर्मी फंक्शन की वैल्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि अर्धचालकों के लिए द्रव्यमान क्रिया नियम लिखिए। ठीक है। तो हमें मास एक्शन लॉ लिखना है फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए मास एक्शन लॉ लिखना है। अब देखिए कोई भी सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें 2 बैंड्स होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है। ये तो आप वैसे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी था और सॉलिड में भी है। ठीक है। तो 2 बैंड्स होते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में। ठीक है। तो उसमें होता है, एक होता है हमारा, सॉरी ऊपर वाला क्या होता है, ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, और नीचे वाला होता है वो क्या होता है, वैलेंस बैंड। ठीक है। और ये हमारा जो होते हैं वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है। अब देखिए जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है हमारे, उसमें क्या होता है कि 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर क्या होता है कि उसमें क्या है, इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, पेंटावैलेट यानी कि पंच संयोजी। ठीक है, पेंटावैलेट मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं त्रिसंयोजी। तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है। तो अब देखिए हमें पूछा गया है कि जो हमारा अर्धचालकों के लिए द्रव्यमान क्रिया का नियम लिखना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे मैंने बताया था कि जो वैलेंस बैंड होता है उसमें क्या होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वैलेंस बैंड में वो होल्स होते हैं, और इस कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो हमें पूछा गया द्रव्यमान क्रिया अनुपाती द्रव्यमान क्रिया नियम लिखना है, यानी कि मास एक्शन लॉ लिखना है। तो नंबर ऑफ present in holes in valence band into number of present electrons in conduction band, यानी कि इनका जो मल्टीपल होता है, ठीक है, n इंटू पी, यानी कि हमारे कितने होल्स प्रेजेंट है इन वैलेंस बैंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, इनका जो मल्टीपल होता है वो होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के वर्ग के इक्वल होता है। यानी कि ये हमारा जो लॉ है ये क्या कहलाता है, मास एक्शन लॉ कहलाता है। अब देखिए ये जो हमारा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक
चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन क्या होता है कि भाई अब हम जो बाहर से एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन क्या है कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो हमारी इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है वो क्या बताती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, जब वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल्स जब दोनों इक्वल हो जाएंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो उसकी जो संख्या को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। तो मास एक्शन लॉ यही कहता है कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इन कंडक्शन बैंड और नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इक्वल टू क्या होता है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मास एक्शन लॉ कहलाता है। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग इन डोनर इम्प्योरिटी लेवल। ठीक है, तो किसी अशुद्धि दाता अशुद्धि के अंदर हमें क्या करना है, वो जो दाता अशुद्धि के अंदर क्या करना है कि जो हमारे अशुद्ध रस अलग होते हैं उसके लिए डोनर लेवल का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डोनर लेवल का डायग्राम देखिए, मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है पेंटावेलेट एन टाइप, जिसमें हम क्या करते हैं, पेंटावेलेट अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, और एक होता है पी टाइप जिसमें हम टेट्रावेलेंट मिलाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या मिलाते हैं, पंच संयोजी, इसमें मिलाते हैं त्रिसंयोजी। ओके, तो इसमें क्या होता है, पंच संयोजी मिलाते हैं तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या बनाना है कि दाता अशुद्धि स्तर दर्शाने वाले ऊर्जा स्तर का चित्र बनाना है। ठीक है, यानी कि डायग्राम बनाना है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं, वैसे तो आप जानते हो सब, अभी मैंने बताया, एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, और इस वैलेंस बैंड की एनर्जी को हम ईवी से डिनोट करते हैं और कंडक्शन बैंड की एनर्जी को ईसी से डिनोट करते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या है कि दाता, अब जैसे कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ठीक है, तो अब दाता जो हमारा डोनर इम्प्योरिटी लेवल्स कौन दिखाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास ही देने के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, देखिए वैलेंस बैंड के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए, कंडक्शन बैंड को। तो हमारा जो डोनर लेवल है वो किस में दिखाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और जो एक्सेप्टर लेवल है वो किस में दिखाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसमें जो अब जैसे मेरे पास क्या है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए, कंडक्शन बैंड को, क्योंकि वैलेंस बैंड के पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये जो हमारा डोनर लेवल है वो क्या हो जाता है, इस कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डोनर लेवल। ठीक है, तो ये हमारा इसका डायग्राम हो गया। अगर आप पी टाइप के लिए बनाना चाहते हो तो पी टाइप के लिए भी बना सकते हो। ये मेरे पास क्या है, कंडक्शन बैंड है, और ये मेरे पास क्या है, वैलेंस बैंड है। तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्सेप्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, तो हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, कंडक्शन बैंड के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, होते किसके पास है, वैलेंस बैंड के पास। तो ये जो हमारा एक्सेप्टर लेवल है वो किसकी ओर होता है, वैलेंस बैंड की ओर होता है। ठीक है, ये होता है ईसी, और इसकी एनर्जी होती है ईवी। ओके, तो ये हमारे पास एक्सेप्टर लेवल है वो किस में आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये हो गया इसका एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो एन टाइप में क्या करता है, एक्सेप्टर लेवल है वो कौन दिखाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो डोनर लेवल्स है, डोनर लेवल्स कौन बताता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक्सेप्टर लेवल बताता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर लेवल्स होता है वो कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड की ओर होता है। पी टाइप में जो एक्सेप्टर लेवल होता है वो कहाँ होता है, हमारे पास वैलेंस बैंड की ओर होता है। ठीक है, तो ये पर आपको अगर वैलेंस पी टाइप के लिए बोला जाए, ठीक है, एक्सेप्टर के लिए बोला जाए तो ये डायग्राम बनाना है, और डोनर के लिए बोला जाए तो ये डायग्राम बनाना है। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बोला गया कि लार्मर आवर्ती का पद लिखिए। ठीक है, राइट दी एक्सप्रेशन फॉर लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, उस इलेक्ट्रॉन को हम प्लेस कर दें किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन होता है वो क्या करता है, प्रिसीज करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रिसीजन मोशन करना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रिसीजन को क्या बोलते हैं, लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम बोला जाता है लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए प्रिसीजन मोशन का आपने एग्जांपल देखा होगा कि जैसे एक कोई लट्टू आपने घुमाया होगा बचपन में, तो वो जिस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से घूमता है, तो इस गति को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन मोशन बोला जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में पुरुषरण गति कहा जाता है। ठीक है, तो इस पुरुषरण गति में जो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे देखिए जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, इलिप्सॉइड होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर देते हैं बी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम है एल है, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्या करता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ये जो इसका एल वेक्टर है वो क्या करता है, इस बी वेक्टर के अराउंड क्या करता है, परसिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी जो
फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो लार्मर फ्रीक्वेंसी को हमें ओमेगा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है वो होती है ई बी अपॉन 2m के इक्वल होती है। ओके, जहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो बी है हमारा वो क्या है, तो एक्सटर्नल हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए कि लार्मर फ्रीक्वेंसी होता क्या है, इसमें तो हमें एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोला है, तो फिर एक्सप्रेशन आप ये लिख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि लार्मर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को किसी बाहरी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे प्लेस किया जाता है, तो उसमें जो उसका ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या करता है, प्रिसीज करना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रिसीजन को हम लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और लार्मर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एल से डिनोट किया जाता है, और इसकी वैल्यू ई बी अपॉन 2m के इक्वल होती है, जहाँ ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और एम है जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज ए कूपर पेयर। ठीक है, तो कूपर पेयर क्या होता है, ये क्या होता है कि किसी एक दो इलेक्ट्रॉन्स का युग्म होता है, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका पेयर होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कूपर पेयर बोला जाता है। ये क्या कहते हैं कि जो दो टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी आकर्षण बल के कारण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक पेयर बना देते हैं, एक युग्म बना देते हैं, उस युग्म को क्या बोलते हैं, कूपर पेयर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कूपर पेयर। ठीक है, तो ये ए पार्ट के क्वेश्चन है, इन सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने देख लिया था। जैसे आगे हमारा बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट में जो प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है प्रत्येक यूनिट से, तो उनका भी हमने आगे बी पार्ट के क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चन का एनालिसिस करना, और इसका आंसर हमारे वीडियो लेक्चर है 12+ के, उस पर सारा दे रखा है। ठीक है, आगे चलते जैसे हम सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट में प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है वो हमारे 12+ के ऐप के वीडियो लेक्चर में दे रखा है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो वो आप डाउट हमारे 12+ के ऐप के नंबर दे रखे हैं, उन पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है वो हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।